व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशिया की वीडियो नंबर 6। और इस क्लास में हम लोगों को कवर करना है प्रोटोजुआ। इससे पहले हमने एनिमल किंगडम से रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर किया। और हमने जनरल करेक्टर्स की कैसे एनिमल किंगडम का डिवीज़न किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सेल्यूलर लेवल का है, कौन टिश्यू लेवल का है, कौन ऑर्गन लेवल का है, सिमेट्री के आधार पर, जर्म लेयर यानी एक्टोडर्म एंडोडर्म के आधार पर, फ्लेम सेल किस में पाई जाती है, इंट्रासेल्यूलर ट्यूब्यूल किस में पाया जाता है, नेफ्रीडिया किस में पाया जाता है, ये सब चीज़ें पढ़ी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम प्रोटोजुआ को थोड़ा सा डिटेल्स में, और उसके करेक्टरिस्टिक्स और उसके क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास ये वीडियोस पहुंच रही है वो इसको ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से समझना और इसकी पीडीएफ को सेव करते चलना। लिंक को शेयर नहीं करना, अपने पास रखना, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे आप अपने लिए कंपटीशन बढ़ाओगे। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ों को नोट करना और याद करते चलना। जहाँ फंसो वहाँ उस वीडियो को दोबारा देख लो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम प्रोटोजुआ पढ़ते हैं तो हमने एक चीज़ ये भी पढ़ी कि सबसे बड़ा अगर फाइलम पूछा जाता है तो हम आर्थ्रोपोडा लगाते हैं कि बिगेस्ट फाइलम कंसीडर्ड एज आर्थ्रोपोडा। अगर बड़े फाइलम की हम बात करते हैं कभी तो हमें पता चलता है कि भैया क्या है, आर्थ्रोपोडा बिगेस्ट फाइलम। लेकिन ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम कैसा है बेटा, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। नोट करते चलिएगा एक एक चीज़। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। और ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। ये क्या है बेटा, यूनिसेल। देखो बेटा, अब अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि इसको प्रोटोप्लाज्मिक लेवल माना जाता है, इसको सेल के लेवल में कंसीडर ही नहीं किया जाता। यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबेल। सुनते चलिएगा ध्यान से, जितना लिखा होता है उससे 10 गुना बोलेंगे ज़्यादा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबेल। डोबेल ने तो इनको ए सेल्यूलर कह दिया था, ए सेल्यूलर। आई बात समझ में? क्या कहा था, ए सेल्यूलर। वो इनको कोशिका ही नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी आगे जब स्टडीज़ की गई तो इनको कंसीडर किया गया एज ए यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। बात समझ में आई? चलो, प्रोटोजोन फर्स्ट स्टडीड बाय ल्यूवेनहॉक। प्रोटोजोन का सबसे पहला, सबसे शुरुआती दौर में जो अध्ययन किया था वो किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। प्रोटोजोन्स वर फर्स्ट स्टडीड बाय ल्यूवेनहॉक। देखो बेटा, नोट्स की भाषा इतनी सिंपल है कि आप ये तो सोचिएगा ही नहीं कि हाय हम तो हिंदी वाले, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, सब समझ में आएगा। और अगर इंग्लिश में लिखा है तो लिखा रहे, तो हम तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बात करते हैं ना, समझाते हैं, तो इसलिए उस चीज़ को लेकर के कभी माइंड मत कीजिएगा। टर्म प्रोटोजुआ, शब्द प्रोटोजुआ किसने दिया था भैया, गोल्डफस ने दिया था। शब्द प्रोटोजुआ, द टर्म प्रोटोजुआ was coined by या is coined by गोल्डफस। गोल्डफस ने शब्द प्रोटोजुआ दिया। अब देखो बेटा, वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल सही बात है, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। अब जैसे देखो, कुछ होते हैं सोलेटरी, देखिएगा लिखा नहीं है इतना, कुछ होते हैं सोलेटरी और कुछ होते हैं कॉलोनियल। सोलेटरी माने कुछ अकेले रहते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, जैसे कि अमीबा। और कुछ होते हैं कॉलोनी बना के रहते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स। पढ़ा है ना आपने, वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, तो बात समझ में आई। तो जैसे कि कॉलोनियल अगर हम पूछें तो आ जाएगा वॉल्वॉक्स। अगर हम पूछें कि सोलेटरी, तो सोलेटरी में क्या आ जाएगा बेटा, सोलेटरी में आ जाएगा पैरामीशियम या यूग्लिना या अमीबा। वर्ल्ड वाइड है, सब जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन है, कॉस्मोपॉलिटन का हिंदी में अर्थ होता है सर्वव्यापी, सब जगह पाया जाने वाला। तो ठीक है, मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। मोस्टली माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल सही बात है। आप इनको सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हो, आप नग्न आंखों से इनको नहीं देख सकते। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो क्या क्या बातें हमने सामने की कि पहली बात तो ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है। हमें हमेशा फर्स्ट पता होता है, आर्थ्रोपोडा, हमें ये सेकंड और थर्ड नहीं पता है। तो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम हो गया। अगर थर्ड लार्जेस्ट फाइलम पूछा जाए आपसे तो आप क्या लगाओगे बेटा,
प्रोटोजोआ। दूसरी बात, ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। डोबेल ने इनको ए सेल्युलर कहा था, क्योंकि डोबेल ने कहा था ये तो सेल है नहीं, ये तो प्रोटोप्लाज्म बेस्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इसीलिए उन्होंने इनको क्या कह दिया, ए सेल्युलर। फिर आगे बढ़े तो प्रोटोजोन्स की सबसे पहली स्टडी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। हटा दें जरा रायता, ठीक है। प्रोटोजोन्स वर फर्स्ट स्टडीड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। शब्द प्रोटोजोआ किसने दिया था, गोल्डफस ने दिया था। वर्ल्ड वाइड है, सब जगह पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी, हर जगह मिलेंगे। ज़्यादातर कैसे होते हैं, बहुत छोटे, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। कुछ जल में रहने वाले, कुछ धरती पर रहने वाले, कुछ फ्री रहने वाले, कुछ पेट के अंदर रहने वाले, ठीक है। पैरासिटिक जैसे कि प्लाज्मोडियम, फ्री लिविंग जैसे कि अमीबा, टेरेस्ट्रियल जैसे कि कुछ भी बोल दो यार, टेरेस्ट्रियल में तो अमीबा भी आ जाएगा। अब एक्वेटिक जैसे कि यूग्लिना, वॉल्वॉक्स, पैरामीशियम। और माइक्रोस्कोपिक तो सारे ही हैं, छोटे छोटे हैं, इनको बिना माइक्रोस्कोप के आप देख भी नहीं सकते, नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते। तो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया बेटा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का। अगर इनका पूछा जाए कि इनका जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जो शारीरिक संगठन है, आई बात समझ में, तो वो कैसा है, तो आप बोलोगे जीव द्रव्य प्रकार का। हिंदी भाषा में सुन लो, जीव द्रव्य प्रकार का शारीरिक संगठन कैसा है, जीव द्रव्य प्रकार का। अच्छा, अब आ जाओ लोकोमोटरी ऑर्गन इनके कैसे कैसे हैं, जो लोकोमोशन इनमें कैसे होता है। तो भैया बता रहे हैं कि स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को हिंदी भाषा में देखो क्या कहते हैं, कूटपाद, ठीक है। कूटपाद मतलब होते हैं छद्म वाले पैर, झूठे वाले पैर। हमने आपसे एक दिन पहले बताया था ना, इससे पहले वाली वीडियो में, कि स्यूडो का मतलब झूठ होता है। स्यूडो का क्या मतलब होता है, झूठ। तो स्यूडोपोडिया अमीबा में हो गए। और फ्लैजिला किस में हो गया राजा बेटा, यूग्लिना में हो गया। सीलिया किस में हो गया राजा बेटा, सीलिया हो गया पैरामीशियम में। और बाय कॉन्ट्रैक्शन, देखो चलने का तरीका है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन से तो चल ही लेंगे, सिकुड़ के फैलना, सिकुड़ कर फैलना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन मेथड हो गया। इससे भी चल सकते हैं, जिनके पास सीलिया है वो सीलिया से चलते हैं जैसे कि पैरामीशियम, जिनके पास फ्लैजिला है वो फ्लैजिला से चलते हैं जैसे कि यूग्लिना, और जिनके पास झूठे वाले पैर हैं, जिनके पास कूटपाद है, जिनके पास स्यूडोपोडिया है, वो अमीबा, वो इससे चलते हैं, कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया से चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या खाते हैं, मेनली होलोजोइक, सब खाते हैं। मेनली क्या होते हैं बेटा, होलोजोइक। जैसे अमीबा है वो कैसा है, होलोजोइक। और देखो यूग्लिना में क्या लिखा बेटा, मिक्सोट्रॉफिक। ध्यान दीजिएगा बेटा, युगलीना जंतु एवं पादप के मध्य की कड़ी है। द लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल इज युगलीना। तो युगलीना अपना भोजन स्वयं बनाकर भी खा सकता है, वह दूसरे का छीन कर भी खा सकता है, यानी कि दूसरे का फैगोसाइटोसिस कर सकता है, दूसरे को खा सकता है, भक्षण कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये स्वपोषी भी हो गया और परपोषी भी हो गया, ऑटोट्रॉपिक भी हो गया और हेट्रोट्रॉपिक भी हो गया। तो जब कोई जीवधारी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है तो उसको हम कंबाइंडली मिक्सोट्रॉफिक कह देते हैं। अब मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया। अब देखते हैं भाई, तो एक तो हो गया भैया प्रोटोजोअन कैसे, ज़्यादातर होलोजोइक। फिर हमने पढ़ा कि मिक्सोट्रॉपिक में क्या आता है, यूग्लिना आता है। फिर हमने पढ़ा पैरासिटिक में क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम, बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, ये सारे के सारे प्रोटोजोन्स को हम किस जगह रखते हैं, किस फाइल, देखो फाइलम तो ये हो गया, हम इनको एक अलग, एक तरह से देखा जाए हम इनको एक अलग किंगडम देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटिस्टन्स। ये तो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, इन सबको हम एक नाम देते हैं। इन सबको हम एक नाम क्या दे देते हैं, इनको कह देते हैं प्रोटिस्टन्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटिस्टन्स। तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट हैं और प्रोटिस्टन्स हैं। और अब हम बात कर रहे थे जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो देखो अमीबा सब खाता है, होलोजोइक। उसी तरह से मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है कि अपना भोजन स्वयं बना ले, दैट इज ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी, अपना भोजन ना बना पाए, दूसरे पर निर्भर रहे, परपोषी, हेट्रोट्रॉफिक। तो यूग्लिना दोनों कंडीशन फॉलो करता है। अब आ जाओ पैरासिटिक, तो प्लाज्मोडियम पैरासिटिक होता है। मनुष्य के लीवर, मनुष्य के आरबीसी में रहता है, रेड ब्लड कार्पसिकल्स। अच्छा, पूछते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इनका कैसा होता है, न्यूट्रिशन होता है इंट्रासेल्युलर। कैसा होता है भैया, इंट्रासेल्युलर। बात समझ में आई।
डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर होता है। और कहाँ पर होता है, फूड वैक्यूल में होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछोगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है फूड वैक्यूल निम्नलिखित में से किस जीवधारी में फूड वैक्यूल पाया जाता है, आप ढूंढ लीजिएगा। प्रोटोजोआ में जो भी प्रोटोजोआ का सदस्य होगा उसमें फूड वैक्यूल आपको प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में। इसी तरह का एक और चीज़ होता है बेटा, इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है। अमीबा जो होता है तो उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी पाई जाती है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अभी बाद में बताएंगे वो। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और उत्सर्जन करना, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया एवं उत्सर्जन की प्रक्रिया इनकी त्वचा से, यानी त्वचा तो होती नहीं, बॉडी सरफेस कह सकते हो, इनकी बॉडी सरफेस से होती। कैसे, गैसियस एक्सचेंज होता है। कैसा होता है बेटा, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के द्वारा, विसरण एवं परासरण के माध्यम से, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के माध्यम से, इनकी बॉडी सरफेस के माध्यम से, इनकी बॉडी सरफेस के द्वारा ही श्वसन किया जाता है तथा उत्सर्जन किया जाता है। अब आ जाओ, सम एक्सक्रीशन में अकर थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आ गई मेरी बात जो भी हम कह रहे थे आपसे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। देखो बेटा, अमीबा जो जल में रहने वाला अमीबा है, आप इसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका ना रख दीजिएगा क्योंकि वो तो परजीवी हो गया, पेचिस करता है जो, याद करिए, अमीबिक डिसेंट्री कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो हमारे पेट में रहता है, वो नहीं, जो जल में रहने वाला है, दैट इज अमीबा प्रोटियस। समझे बेटा। देखिए हमने एक चित्र लगाया है, उसमें है कि नहीं है जरा ध्यान देते हैं। हाँ मिल गई, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये देखो मिली बेटा, अमीबा प्रोटियस, इसमें क्या मिली, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जो जल में रहने वाला होगा वो अपना, जो उसके शरीर में अंदर जाएगा पानी, वो पानी अंदर जाएगा, वो इसी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू भर के बाहर निकाल देगा, जो खराब हो जाएगा। खराब मतलब उसी गंदे पानी के साथ ये अपनी बॉडी के एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकाल देगा। चलो वापस आते हैं अपने उस पेज पे। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसके लिए दे दी गई, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया, देखो वो मेरी बात सिद्ध हुई जो इससे पहले लेक्चर में हमने बताई थी कि वो जीवधारी जो जल में रहेगा वो अमोनिया निकालेगा, क्योंकि अमोनिया जल में घुलनशील है, तो उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, अमोनिया। आई मेरी बात समझ में। ठीक है, तो अमोनिया क्या हो गया, इसका नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया। अमोनिया क्या हो गया राजा बेटा, इसका नाइट्रोजिनस वेस्ट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कि अमीबा में तो एक, लेकिन पैरामीशियम में दो वैक्यूल होते हैं। अमीबा में एक और पैरामीशियम में कितने बेटा, दो वैक्यूल होते हैं। देखो दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं भगवान की दया से। देखो फूड वैक्यूल दिखा राजा बेटा, दिखा कि नहीं दिखा। ठीक है, ऐसे फूड वैक्यूल इधर देखो, ये दिख रहे होंगे आपको, ये आई बात समझ में। ये पैरामीशियम, ये क्या है बेटा, पैरामीशियम। और यही बात यहाँ पर की, एक सेकेंड, यही बात यहाँ पर की गई है कि पैरामीशियम में दो वैक्यूल होते हैं और अमीबा में एक वैक्यूल होता है। चलो खैर आगे आओ, अब आ जाते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन में। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, दो प्रकार का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। दो प्रकार का रिप्रोडक्शन कौन कौन सा, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, यानी कि लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एसेक्सुअल में क्या क्या हो गया, बाइनरी फिजन हो गया सबसे पहला, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किस में का एग्जांपल क्या हो गया, अमीबा। बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या हो गया बेटा, अमीबा। ठीक, अमीबा एसेक्सुअल, सॉरी पूरे अगर ग्रुप की बात की जाए, पूरे प्रोटोजोन्स की बात की जाए, तो ये दो तरह का क्या शो करते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल अलैंगिक जनन, सेक्सुअल लैंगिक जनन। तो बाइनरी फिजन किस में होता है, बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। और ट्रांसवर्स फिजन किस में होता है, पैरामीशियम। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बाइनरी फिजन अमीबा में, ट्रांसवर्स फिजन पैरामीशियम में, और लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना में। लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है, यूग्लिना में। और चौथा आप बताएंगे कि मल्टीपल फिजन किस में पाया जाता है। देखो इससे पुराने वाले लेक्चर में हमने प्रश्न पूछे थे तो किसी ने नहीं बताया। अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, हम अपना कंटेंट उतनी मेहनत से, उतनी ताकत से नहीं बनाएंगे।
क्योंकि हमको अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर भाई देखो, कोई भी अध्यापक हमेशा ये चाहता है कि जो वो मेहनत से पढ़ाए बच्चे उसको याद करें, कंठस्थ करें, समझें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उसका प्रति उत्तर दें, फीडबैक दें। और अगर आप हमको कमेंट्स में नहीं बताएंगे तो हमको खराब लगेगा, तो हम भी मेहनत कम कर देंगे, तो फिर आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए हमको प्रति उत्तर जरूर दिया करिए, क्योंकि जब आप प्रति उत्तर देंगे तो पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, नई चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ ढूंढेंगे, 4 चीज़ें पता चलेंगी, ज्ञान बढ़ेगा। ये ज्ञान वहाँ एग्जाम में काम आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो भाई बाइनरी फिजन अमीबा में, ट्रांसवर्स फिजन पैरामीशियम में, लॉन्गिट्यूडनल फिजन यूग्लिना में, और मल्टीपल फिजन क्या हो गया ये आप हमें बताओगे। और बडिंग तो पाई ही जाती है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। तो ये तो हो गए सारे अलैंगिक जनन। भगवान ने ज़्यादातर यूनिसेल्युलर को अलैंगिक जनन करने के लिए बना दिया। ज़्यादातर जितने भी आपको यूनिसेल्युलर मिलेंगे उनमें भगवान ने अलैंगिक जनन को प्राथमिकता दी और सेक्सुअल को कम प्राथमिकता दी, वेटेज कम दिया। आई बात समझ में? सेक्सुअल में देखो केवल 2 ही चीज़ें दिखा रहा है। एक दिखा रहा है सिनगेमी जो कि प्लाज्मोडियम में होता है, और प्लाज्मोडियम कैसा है, पैरासिटिक इन नेचर। और दूसरा कॉन्जुगेशन, तो ये पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम के पास दोनों मोड हैं। पैरामीशियम के पास रिप्रोडक्शन के दोनों मोड हैं। नंबर 1 एसेक्सुअल, तो वो कैसा करेगा, ट्रांसवर्स फिजन। और नंबर 2 कॉन्जुगेशन, तो वो कैसा, हाँ बस बात वही बात हो गई। ठीक है, ये हो गया सेक्सुअल मोड। तो पैरामीशियम में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाया जाएगा, बाकी सब में अलग अलग। देख लिया आपने? ये आप उत्तर हमको जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन और इस ऑफ प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासेस डिवाइड की गई। मेजर 4 क्लासेस थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोटोजोन का क्लासिफिकेशन किया गया था वो उसका आधार क्या था। देखो बेटा, किसी प्रकार का अगर विभाजन किया जाता है तो उसका कोई ना कोई आधार होता है। तो वही पूछा कि आधार क्या, तो पता चला गमनांग, लोकोमोटरी ऑर्गन, चलने के जो मूवमेंट हैं उसके लिए क्या है आपके पास, पैर हैं आपके पास, स्यूडोपोडिया है आपके पास, सीलिया है आपके पास, फ्लैजिला है आपके पास, क्या है क्या आपके पास। तो भैया नंबर 1 पे आता राइजोपोडा और सार्कोडिना। इसका उदाहरण है अमीबा। ज़्यादा इसमें दिमाग न लगाइएगा, जितनी चीज़ें लिखी बस उतना ही पढ़िए, उसमें ज़्यादा दिमाग न लगाइएगा, क्वेश्चन लगाइएगा जम के। पहली क्लास राइजोपोडा, इस क्लास का एक और नाम होता है सार्कोडिना। तो इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा। दूसरी क्लास है, अमीबा में क्या पाए जाते हैं बताओ। अच्छा, अमीबा में पाए जाते हैं स्यूडोपोडिया। अब देखो लोकोमोटरी ऑर्गन है ना आधार, तो क्लासिफिकेशन जब किसी प्रोटोजोन्स का अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसमें इनका आधार क्या बनाया, गमनांग यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन। तो जो पहली क्लास है राइजोपोडा या सार्कोडिना, इसमें क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडिया। दूसरी क्लास फ्लैजिलेटा या मिस्टिकोफोरा, ये तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है फ्लैजिला, देखो कह नहीं रहा है। तो इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। तो यूग्लिना में क्या पाया जाता है बेटा, फ्लैजिला पाया जाता है। तीसरा क्या हो गया, स्पोरोजोआ। अब देखना, जो स्पोरोजोआ है वो पैरासिटिक क्लास है, PARA, बाकी आपको पता है ठीक है। पैरासिटिक, जो पैरासिटिक क्लास है, जो प्लाज्मोडियम है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से, जो पैरासिटिक क्लास है उसको एकदम सेपरेट कर दिया, क्योंकि उसमें पैर वैर वाला कोई सिस्टम ही नहीं था, गमनांग वाला कोई काम नहीं। क्यों, वो तो खुद ही ब्लड में मिक्स हो जाएगा, खुद ही ब्लड के साथ इधर उधर टहलेगा। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, पढ़े कि नहीं आपने ये सब? चलिए पढ़ लीजिएगा, अभी हम भी पढ़ा देंगे कुछ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर चौथी क्लास कर दी, दैट इज सीलिएटा। तो इसमें क्या पाया जाता है, सीलिया। ये किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में। बोलो भाई, हमें नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। 3 पेज की स्लाइड है, बड़ी सिंपल सी। देखो ये और ये 3 पेज, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। देखो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। डोबेल ने इनको एसेल्युलर कहा था। प्रोटोजोन्स को सबसे पहले स्टडीड किया था ल्यूवेन हॉक ने, और शब्द प्रोटोजोआ दिया था गोल्डफस ने। वर्ल्ड वाइड है, कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह पाए जाते हैं। ज़्यादातर छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। जल में रहते हैं, पृथ्वी यानी धरातल पे भी रहते हैं। फ्री लिविंग होते हैं जैसे अमीबा। पैरासिटिक भी हो सकते हैं जैसे प्लाज्मोडियम। और बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक यानी कि जीव द्रव्य प्रकार का। लोकोमोशन किससे करते हैं, स्यूडोपोडिया जैसे कि अमीबा, और या फिर फ्लैजिला जैसे कि यूग्लिना, या फिर सीलिया या जैसे कि पैरामीशियम, या फिर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। ठीक है,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटोजोन्स आर मेनली होलोजोइक। मिक्सोट्रॉफिक कैसे? क्योंकि पादप और जंतु के बीच की कड़ी है तो अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है और किसी का लेकर भी खा सकता है, निर्भर भी हो सकता है। तो ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। और पैरासिटिक है वो तो फिर पैरासिटिक है ही, कोई बात ही नहीं, तो वो हो गया प्लाज्मोडियम। और भोजन का जो डाइजेशन होता है वो किसके माध्यम से करते हैं? फूड वैक्यूल के माध्यम से। फूड वैक्यूल किसमें? एक अमीबा में। ज़्यादा किसमें? पैरामीशियम में। कितनी? 2। ऑस्मो रेगुलेशन होता है? हाँ होता है। किसके माध्यम से होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से होता है। किसमें? और इसका काम क्या होता है? एक्सक्रीशन करना, या फिर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों में मदद करना। ठीक है। रेस्पिरेशन बेसिकली बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से नहीं होता। वैसे एक्सक्रीशन आप कह सकते हो, लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए तो आप ये कह सकते हो कि हाँ सर, रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? अमोनिया, तो ये कहलाएंगे अमोनोटिलिक। फिर हमने इनका प्रजनन देखा तो पता चला ये असेक्सुअल। वाओ, माइंड ब्लोइंग, क्या बात है, नई चीज एकदम। एसेक्सुअल व सेक्सुअल, अलैंगिक व लैंगिक। बाइनरी फिजन अमीबा, ट्रांसफर सेक्शन या ट्रांसफर फिजन पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडनल फिजन यूग्लिना, मल्टीपल फिजन आप बताएंगे, बडिंग हो गया सिनगेमी प्लाज्मोडियम में, और कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में। पैरामीशियम में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों पाया जाएगा। सिनगेमी पाई जाएगी जो पैरासाइट है यानी प्लाज्मोडियम में। बाइनरी फिजन अमीबा में, यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल वाला, बडिंग तो सब में पाई जाती है लगभग। अब आ जाओ राजा बेटा कि हमने इनको डिवाइड किया 4 क्लासेस में, वो भी 4 मेजर क्लासेस का जो डिवीजन किया हमने लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे किया। पहली जिसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता था उसको राइजोपोडा या सार्कोडिना कहते थे, एग्जाम्पल अमीबा। दूसरी जिसमें फ्लैजिला पाया जाता था, इसका एक और नाम है मेस्टिगोफोरा, एग्जाम्पल यूग्लिना। तीसरी जिसमें कुछ नहीं पाया जाता था, इसमें प्लाज्मोडियम रखा जाता है, ये पैरासिटिक इन नेचर होता है। चौथी जिसमें सीलिया पाया जाता है, जिसमें हम पैरामीशियम को कंसीडर करते हैं। अरे राधे राधे राधे, आगे बढ़ते हैं भैया। चलो भाई, तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा प्रोटियस, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, आप बहुत पढ़े लिखे, आप बहुत समझदार हो, बस जो चीज़ें दिखानी है हम आपको दिखाई दे रहे हैं। जो इनकी आउटर लेयर होती है वो हाईलाइन कैप बनी होती है उसमें, हाईलाइन कैप। हाईलाइन कैप क्या है? देखो इसके 2-3 काम होते हैं। ये इसको कोई इसको दूसरा ना फैगोसाइटोसिस कर ले, इसलिए ये थोड़ी सी कठोर होती है। इसको कोई दूसरा ना खा जाए, इसलिए ये थोड़ी सी कठोर होती है और पत्थर अत्थर से टकराता रहता है, इसलिए मजबूत लेयर बनाती है। ठीक। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। प्लाज्मा लेमा इसकी बाहर की कवर है, और ये आ गई इसकी फूड वैक्यूल, ये आ गया स्यूडोपोडिया दैट इज कॉल्ड कूटपाद। चलो आगे बढ़ो बेटिया। ठीक है, यूग्लिना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखो क्रोमेटोफोर्स, क्या है बेटा? क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स का मत, क्रोम माने कलर, और कलर मतलब क्लोरोफिल। यहाँ पर क्रोमेटोफोर के कारण ये अपना प्रकाश संश्लेषण भी करके खुद भोजन बना सकता है, इसलिए स्वपोषी भी हो सकता है और परपोषी तो है ही है। बात समझे कि नहीं? क्वेश्चन पूछा जाता है मेस्टिगोनीम्स किस में पाए जाते हैं, बस खटाक से बताएंगे आप, यूग्लिना। फ्लैजिलम आपको इनका दिख ही रहा है, जो ये देखो कितना बेहतरीन बना हुआ है। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं इसमें पूछा जाता खास। अब आ जाओ भैया पैरामीशियम। पैरामीशियम में ये जो किनारे ये छोटे छोटे बाल आपको दिख रहे हैं हेयरी, दैट इज कॉल्ड सीलिया। ये क्या है बेटा? सीलिया। देखो हमने उसी को अलग कर दिया है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? सीलिया। और इसमें कोई खास चीज़, और तो कुछ खास चीज़ नहीं हमें समझ में आ रही है जो ऐसी पूछी जाने वाली है। बहुत ज़्यादा पूछेगा आपसे तो साइटोसोम पूछ सकता है, जब उससे भी ज़्यादा पूछना चाहेगा तो ट्राइकोसिस्ट पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो काम ख़त्म, पैसा हजम। बात आपको समझ में आ गई होगी और आपने पूरा प्रोटोजोआ कवर कर लिया। देखो हम लोगों ने इतना बेहतरीन ढंग से एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन उसका पढ़ा, पूरा बेसिक से पढ़ा कि कैसे कैसे डिवीज़न किया जाता है। और अब हमने आज अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 6 में पूरा प्रोटोजोआ अच्छे से पढ़ा। सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा, सभी लोगों ने अच्छा से समझा। जिन भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचेगी उनकी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि वो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बार बार देखकर चीज़ों को तैयार करें। देखो आप खुद से मेहनत करो, अच्छी बात है, जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिले। जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको अपना समय, दिमाग, शरीर, आँखें नहीं खपानी। आपको क्या करना है? थॉरोली हेडफोन लगा लेना है, कान में हाथ बांध के चुपचाप बैठ जाना है एक जगह और शांति से सुनते रहना है और मोबाइल को देखते रहना है। जब आप मोबाइल को देखते रहेंगे, बातों को सुनते रहेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और मनन करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी।
और जब आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी तो वहाँ क्वेश्चंस कितने भी घुमा ले आप सही उत्तर लगा कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। आप अच्छे से पढ़िए, कोई कमी हम नहीं होने देंगे अपनी तरफ से, आप भी अपनी तरफ से कोई कमी मत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, रिवीजन बार बार करिए, एक एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, रोक रोक कर देखिए। आपको लगता है ये चीज़ छूट रही है, हाँ सर क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, रोक दीजिए, फिर से देखिए और फिर क्वेश्चंस लगाइए। आई बात समझ में। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाओगे उतने ही आपके एग्जाम में सफल होने के चांसेस बढ़ेंगे। कुछ बच्चे अभी सोच रहे हैं सर अभी कहाँ विज्ञापन आया, अभी कौन सा विज्ञप्ति आ गई जो हम इतनी टेंशन लें। बेटा विज्ञप्ति आ जाएगी तो क्या 1 महीने में सब पढ़ के तैयार कर लोगे। इसीलिए जब हम पहले से तैयार रहेंगे तब हमारी तैयारी पूरी होगी। जब लड़ाई होती है ना तो सारे तरीके खोल दिए जाते हैं, आर या पार के युद्ध किए जाते हैं। जैसे कि औरंगजेब शिवाजी से परेशान हो गया था तो शिवाजी छद्म युद्ध खेलते थे। जब औरंगजेब किसी युद्ध से हार कर या जीत कर रात्रि में शराब और शबाब में डूबा होता था तब शिवाजी छद्म युद्ध खेलकर उसको हरा देते थे। औरंगजेब इतना परेशान हो गया था मतलब उस सदी में कि उसने अपने मामा को भेजा कि जाओ तुम शिवाजी का छद्म करके वध करने का प्रयास करो। लेकिन शिवाजी बड़े चतुर थे और उन्होंने हाथ में बगनखा बनवा रखा था। नाखून में जब आप मुट्ठी बंद करते हो तो वो बगनखा जो होता है मुट्ठी बंद करने पे दिखता नहीं है, बाघ के नाखून बनवाए जाते हैं। लोग पुराने समय में जो मेरे बाबा थे उनके पास भी, मेरे बाबा जो हैं उनके पास भी था, पहले रखा था पता नहीं कहाँ गया। तो उसमें क्या होता है जब आप मुट्ठी बंद कर लोगे तो वो नाखून जो बने होते हैं लोहे के होंगे तो वो दिखते नहीं है। तो उसी से उन्होंने अफजल खान का वध किया था। तो यार देखो किसी भी युद्ध में जीतने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन स्मार्ट स्टडी भी करनी है, पढ़ना भी ढंग से। ये नहीं कि किताब उठाई और बिल्कुल शुरू हो गए गधाछाप पढ़ाई करने। मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जो भी समस्याएं आएंगी उसको हम ख़त्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।